जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबको मेरे चैनल झाया स्टडी मैजिक में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी जो बच्चे एग्ज़ाम में अभी जाने वाले हैं वो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस को अभी मेरे सामने जो गेस्ट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए फटाफट से, और वहीं प्रश्न जा कर के पहले देखेंगे। आपको 100% यही प्रश्न रहेंगे, तो जल्दी से आप मेरे चैनल पे आइए और जल्दी जल्दी ये सवाल देखिए। पहला सवाल, ये जो फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, उसको टिक आउट करना है, एकदम 100% वहीं आ रहा है। पहला सवाल है, अवतल दर्पण के 3 उपयोगों को लिखे। इस सारे गैस में से भी गैस दे रहे हैं आपको, पहले से गैस दिए थे उसमें से भी गैस से गैस। अवतल दर्पण के 3 उपयोगों को लिखे, ये सवाल आप जल्दी से देख लेंगे। अवतल दर्पण के 3 उपयोग क्या क्या होते हैं? सोलर लाइट में, चिकित्सा में जो दांत का उपचार करते हैं, नाक कान दांत देखने वाले में। उसके अलावा अवतल दर्पण का प्रयोग हजानते दर्पण के रूप में किया जाता है। 3 उसका उपयोग क्या हो गया आपको पता चल गया। जल्दी से फिर से रिपीट करते हैं। अवतल दर्पण के 3 उपयोग निम्नलिखित है। अवतल दर्पण के 3 उपयोग निम्नलिखित है। पहला का लिखेंगे सोलर लाइट में, दूसरा रोगियों के कान नाक दांत आदि देखने में, तीसरा हजानते दर्पण के रूप में। अगला सवाल देखिए, वहीं अवतल दर्पण का प्रयोग हजानते दर्पण में क्यों करते हैं? ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजानते दर्पण में करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण किसी छोटे वस्तु का बड़ा से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और जिसके कारण हम अपने छोटे छोटे बालों को भी फेस के उपस्थित दाढ़ी या बाल जो भी बनाने में है उसमें सहायता में प्रदान करती है। तो ये हजानते दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग? हजानते दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित बनाता है, बड़ा तथा आवर्धित बनाता है। अगला सवाल, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सवाल जो देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो आप बताएंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला सवाल है, स्नेल के नियम को लिखे। स्नेल के नियम को लिखे, सवाल एकदम आपके सामने है। स्नेल के नियम को लिखे। स्नेल को नियम को लिखेंगे, इससे पहले लिखेंगे यह अपवर्तन का दूसरा नियम है। अपवर्तन का दूसरा नियम है। स्नेल के नियम के अनुसार किसी निश्चित माध्यम में आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, यहाँ देखिए आपतन कोण की जया, जया मतलब होता है साइन। आपतन कोण अगर आई है तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण आर है, अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक होता है जिसको म्यू से सूचित करते हैं, एक अपवर्तनांक होता है। आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम कहते हैं। किसी निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। अब आगे सवाल है, कांच के प्रिज्म द्वारा, ये सवाल एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है। कांच के प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन कोण की किरण आरेख खींचे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक प्रिज्म बनाएंगे, प्रिज्म बनाने के बाद एक प्रकाश किरण को आप यहाँ से होकर गुजारेंगे। जब गुजारेंगे तो ये अपवर्तन के बाद 7 रंगों में बढ़ जाएगी, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। इस 7 रंगों की पट्टी को आप लिख दीजिएगा, विबजियोर लिख दीजिएगा, विबजियोर। या इसको याद करने का तरीका है, वैजानी हपी नाला, बैगनी जामुनी नारंगी हरा पीला, ये आपको याद कर लेना है। हो गया। अब अगला सवाल देखिए जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये भी सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले है, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो जब प्रकाश किरण वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कणों से टकरा करके चारों तरफ फैल जाती है, चारों ओर फैल जाती है, प्रकाश के चारों ओर फैलने की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? जब प्रकाश किरणें वायुमंडल के छोटे छोटे धूल कणों से टकराती है तो वह चारों तरफ बिखर जाती है, फैल जाती है।
इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? चलिए अगला सवाल है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है आपके आज के एग्जाम के लिए, एकदम VVI है। देखिए आपको अभी तक मैं 5 क्वेश्चन बता चुके हैं, अभी आगे देखिए जो आपको 2 नंबर सवाल में 5 नंबर सवाल में आने वाले हैं वही बता रहे हैं आपको फिजिक्स से। अब देखिए ये सवाल था कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण यानी कि पीछे जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर कहते हैं, पश्च दृश्य दर्पण। आप उसमें आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर पश्च दृश्य दर्पण कहा है, साइड मिरर नहीं कहा है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसका इंग्लिश नाम साइड मिरर है। तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण बड़े वस्तु का प्रतिबिंब छोटा आकार का बनाता है, बड़े वस्तु को छोटा बनाता है। तो अगर पीछे से अगर बड़ा कोई ट्रक बस जो भी आता है उसको देखने में हमें सुविधा मिलता है, इसलिए हम कहेंगे ऐसे बनाएंगे, उसको भाषा में ऐसे लिखेंगे, समझाने के लिए हो गया, भाषा में लैंग्वेज में लिखेंगे। चूँकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है, इसलिए पश्च दृश्य दर्पण के रूप में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला सवाल है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सर दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 नंबर सवाल पूछ जाते हैं। दृष्टि दोष क्या है, ये दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ रहा है। तो आप दृष्टि दोष देखिए, बताएंगे कि समान नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनना दृष्टि दोष कहलाता है। समान नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब न बन करके उसके आगे या पीछे बन जाता है तो इसको हम बोलते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा हो जाता है दूर दृष्टि दोष, और चौथा जो होता है, तीसरा होता है उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। ऐसा होता है, ये 3 ही मुख्य रूप से होते हैं। चौथा भी होता है, इसको बोलते हैं अबिंदुकता। आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप ये 3 ही लिखेंगे, 3 प्रकार का, चौथा प्रकार का नहीं लिखेंगे। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगी, निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगी। जरा दृष्टि दोष में ये क्या होता है, आपका जो परितारिका को कंट्रोलिंग करने वाला जो होता है, जो आपको आइरिस होता है उसको कंट्रोल करने का क्षमता खत्म हो जाता है, सामंजन क्षमता खो जाता है, तो जरा दृष्टि दोष होता है। इसमें जो है हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट में अवतल का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जल्दी से फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। अबिंदुकता जो है इसको सर्जरी के द्वारा खत्म किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग नहीं रखते, शामिल नहीं किए गए हैं दृष्टि दोष में। अगला सवाल जो है, सर विद्युत परिपथ क्या है? तो जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत परिपथ। जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे बोलते हैं विद्युत परिपथ बोलते हैं। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। इसके बगल वाला जो सवाल है ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ने का कारण बताते हैं, आप लोग सुन लीजिए। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, अंतरिक्ष का मतलब होता है अंत जोड़ रिक्ष, यानी कि जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे वायु नहीं, रिक्ष मतलब होता है वायु। तो हम चूंकि जानते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। कोई समस्या किसी को? ये सवाल आपको एकदम स्पष्ट रूप से पता चल गया। फिर से रिपीट कर देते हैं। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल उपस्थित नहीं होते हैं, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। सर विद्युत विभव क्या है? ये भी सवाल बहुत बार पूछा चुका है। तो विद्युत विभव जो होता है, विद्युत विभव का मतलब है एक धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में ले जाने में, किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। एक विद्युतीय क्षेत्र में धन आवेश को प्लस चार्ज को विद्युतीय क्षेत्र में ले जाने में जो किया गया कार्य है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग विभव। विभव को भी सूचित करते हैं। विभव बराबर होता है, ये देखिए, ले जाने में किया गया कार्य,
क्या होता है जूल, कार्य का मतलब होता है जूल, कार्य का मतलब जूल, जूल पर सेकेंड। विभव का मात्रा क्या हो जाएगा जूल पर सेकेंड। समय जो लगा था समय यानी कि कार्य बटा समय, तो ये जो विभव हो गया, विभव का मात्रक क्या है, विभव का मात्रक हो जाएगा, विभव का मात्रक हो जाएगा आपको जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। विभव का मात्रक जूल प्रति सेकेंड। फटाफट से देख लीजिए विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, जल्दी से देखिए प्रश्न को देखा जाए। विद्युत शक्ति क्या है, आपको विद्युत शक्ति का मतलब होता है किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा खर्च होने अथवा उत्पन्न होने के समय दर को, विद्युतीय परिपथ में, किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत ऊर्जा खर्च होने अथवा उत्पन्न होने के समय दर को हम लोग कहते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति P बराबर होता है W बटा T, या P बराबर यहाँ से W को करेंगे तो मालूम है आपको जूल का उसमें नियम कहता है W बराबर II² RT अब बटा T, T से T क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा P बराबर II² R। ये आप जल्दी से पटाख से देख लीजिए विद्युत शक्ति क्या है, किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने अथवा खर्च होने के समय दर को, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने अथवा खर्च होने के समय दर को हम लोग कहते हैं विद्युत शक्ति। सुन रहे हैं सब कोई, चलिए तो अब ये सब सवाल जाने से पहले देख कर जाओ, अभी समय बचा हुआ है। थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो, और जल्दी से सबको शेयर करो, सेकेंड पाली वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जल्दी जल्दी शेयर करो सब कोई।